कैसे आप सभी लोग, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका प्री बोर्ड हो गया होगा और बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। उसमें हमने क्या क्या बोर्ड के लिए अभी सिर्फ एक साइंस का सेट और 2 मैथ्स के सेट अपलोड कर दिए हैं। जल्दी ही हम साइंस के टोटल 7 सेट और मैथ्स के टोटल 7 सेट अपलोड करेंगे बोर्ड में, जो आपकी बहुत मदद करेंगे। साथ में ही आपकी तैयारी, बेहतर तैयारी के लिए हम यहाँ पर रिवीजन श्रृंखला भी 1 शॉट वीडियो ला रहे हैं, जिसमें कि हम लोग अध्याय 8 पर आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स पढ़ा रहे हैं। और इसमें हम रखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को, न कि पूरा पाठ। तो यहाँ देखते हैं टॉपर्स रिवीजन नोट्स। मटर के पौधे पर प्रयोग किया ग्रेगर जॉन मेंडल ने, उसके बारे में बात करेंगे। तो जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। जनक जो होता है मतलब माता पिता, लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन भी होता है। अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं जो है नहीं देखने को मिलती हैं, लेकिन लैंगिक जनन में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो जनक से क्या होता है, नए जीव उत्पन्न होते हैं जो जनक के समान होते हुए भी कुछ भिन्न होते हैं। पूर्ववर्ती पीढ़ी से संतति को एक शारीरिक अभिकल्प एवं कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। अगली पीढ़ी में पिछली पीढ़ी से आई विभिन्नताएं और कुछ नई विभिन्नताएं दोनों होती हैं। देखो, पिछली पीढ़ी से हम लोग भी कुछ लेते हैं और अगली मतलब और हम लोग प्रकृति से भी प्राप्त करते हैं चीज़ों को, और इस प्रकार जीवन जी पाते हैं। लैंगिक जनन द्वारा अधिकतम संख्या में सफल विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। लैंगिक जनन अच्छा जनन माना जाता है। आनुवांशिकता एवं वंशागत लक्षण। यहाँ पर देखते हैं आनुवांशिकता का अर्थ है जनक से संतति में लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण। यह नियम निर्धारित करते हैं कि विभिन्न लक्षण पूर्व विश्वसनीयता के साथ वंशागत कैसे होते हैं। उदाहरण जैसे मानव समष्टि में कर्णपालिका जुड़ा या स्वतंत्र होना। एग्जाम्पल, ये वंशागत लक्षण के 2 परिवर्तन होते हैं। मेंडल का योगदान क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या दिया? तो लक्षणों की वंशागत के मुख्य नियम प्रस्तुत किए। उन्होंने मटर के पौधे पाइसम सटाइवम पर अपने प्रयोग किए। मटर के पौधे के अनेक विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, जिनको हम लोग देख सकते हैं। एग्जाम्पल, गोल झुर्रीदार बीज, लंबे बौने पौधे, सफ़ेद बैंगनी फूल, इन सब पे प्रयोग किया। एक संकर संकरण कराया पहले, F1 पीढ़ी प्राप्त हुई उससे। मंडल ने एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे का संकरण कराया, यहाँ पे टाल टाल और टिनी टिनी, जिससे पहली पीढ़ी जो प्राप्त हुई वो मतलब प्राप्त हुई। और उसमें क्या था कोई भी पौधा बीज की ऊंचाई का नहीं था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 2 लक्षणों में से केवल एक पैतृक लक्षण ही F1 पीढ़ी में दिखाई देता है, यानी लंबे पौधे सभी हो गए सामान्य लंबे, तो वो लंबे पौधे का यहाँ पे प्रभावी लक्षण हो गया और बौने पौधे का प्रभाव नहीं जमा, इसलिए बौनापन जो है अप्रभावी हो गया। तो इसी को हम लोग प्रभाविता का नियम भी कहते हैं। अब देखते हैं F2 पीढ़ी और प्रभाविता का नियम। कह रहा, जब F1 पीढ़ी के पौधों के बीच स्वपरागण कराया गया तो प्राप्त F2 पीढ़ी प्राप्त हुई। F2 पीढ़ी प्राप्त हुई तो F2 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे नहीं थे, 1/4 संतति बनी थी। टी जैसा लक्षण जो F1 में व्यक्त हुआ प्रभावी लक्षण कहलाया, और टी जैसा लक्षण जो F1 में छिपा रहा उसको हम लोग मतलब अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। अब इसमें देखो फिनोटाइप अनुपात जो है उसमें उसका अनुपात है 3:1। यही पूछा जाता है फिनोटाइप अनुपात, जो बाहर से हमको दिखाई देता है। फिनोटाइप मतलब जो बाहर से दिखाई देता है। 3 लंबे 1 बौना। यहाँ देख लोगे तो 1 लंबा 2 लंबे और 3 लंबे हैं, एक ये बौना है। लेकिन अगर जीनोटाइप देखोगे अंदर का, तो अंदर एक शुद्ध प्रकार का लंबा है और ये 2 सामान्य प्रकार के लंबे हैं और एक बौना है। ठीक, इसके बाद में हम लोग देखेंगे द्विसंकर संकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस। 2 लक्षणों की वंशागत अध्ययन करोगे तो जब 2 अलग अलग लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराया जाता है, उदाहरण गोल पीले बीज वाले पौधे, राउंड राउंड येलो येलो RRYY, और झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधे RRYY, इनके बीच जब संकरण कराया गया दूसरी बार, F1 पीढ़ी में सभी पौधे गोल और पीले बीज वाले ही थे, लेकिन जो F2 पीढ़ी में कुछ नए संयोजन भी दिखे, जैसे गोल हरे और झुर्रीदार पीले बीज भी दिखे। इसका मतलब हम लोग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम भी इसको कहते हैं। और इसका अनुपात 9:3:3:1 प्राप्त हुआ, जो फिनोटाइप अनुपात है, और यही पूछा जाता है परीक्षा में। वैसे जीनोटाइप अनुपात होता है 1:2:1:1:2:2:1:1, माने 121 242 121। तो ये वाला नहीं पूछा जाता। फिलहाल 9:3:3:1 वेरी इंपॉर्टेंट है। यह नियम बताता है कि जब 2 लक्षणों की वंशागत होती है तो वे एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से व्यवहार कर सकते हैं, यानी गोल जो पीला रंग है वो झुर्रीदार के साथ भी जा सकता है और हरा रंग जो है वो गोल के साथ भी आ सकता है। लंबे बौने पौधे तथा लक्षण तथा गोल झुर्रीदार लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं। इसी कारण F2 पीढ़ी में नए संयोजन वाले पौधे बनते हैं। लक्षण खुद को कैसे व्यक्त करते हैं? तो कोशिका के DNA में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, और DNA
का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन के लिए सूचना होती है, डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन के लिए सूचना होती है उसको हम लोग जीन कहते हैं। ठीक, और जीन पाए जाते हैं कहाँ पे? गुणसूत्रों पे पाए जाते हैं मतलब जीन। प्रोटीन एक क्या होता है? एंजाइम होता है, हार्मोन के उत्पादन को नियंत्रित करता है। हार्मोन की मात्रा पौधे की वृद्धि और लक्षण को प्रभावित करती है। जीन में परिवर्तन से प्रोटीन की दक्षता बदल जाती है, जिससे लक्षण भी बदल जाता है। अब हम लोग देखेंगे जीन, गुणसूत्र और युग्मक। जीन गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। पहला पॉइंट याद कर लीजिए, जीन छोटा शब्द है, गुणसूत्र बड़ा शब्द है, इसे याद कर लीजिए। तो छोटा वाला बड़े पर बैठ सकता है। प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की दो प्रतिकृतियां होती हैं, एक नर और एक मादा। ठीक, एक नर और एक मादा जनक से प्राप्त होती है। तो युग्मक बनाते समय प्रत्येक जोड़े में से केवल एक गुणसूत्र ही युग्मक में जाता है अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान। निषेचन के बाद युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या पुनः सामान्य हो जाती है। मानव में लिंग निर्धारण। मानव में लिंग निर्धारण आनुवंशिक पदार्थों पर होता है। मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र, 22 जोड़े कायिक होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, समयुग्मजी, और एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है जिसको हम लोग विषम युग्मजी कहते हैं। और यही जो है निर्धारित करता है अगर ये स्त्री में पाया जाता है XX और पुरुषों में XY। लिंग निर्धारण का क्रॉस, अगर X और Y के बीच क्रॉस कराया जाएगा तो यहाँ पर 50% लड़की और 50% लड़का बनने की संभावना रहती है। सभी बच्चे अपनी माता से X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं और पिता से कभी X कभी Y। अगर X पिता से मिल गया तो संतान लड़की होगी, अगर Y मिल गया तो लड़का होगा। बच्चे का लिंग पिता के गुणसूत्र X और Y पर निर्भर करता है। अध्याय का सार मतलब सारांश देखेंगे। जनन के समय उत्पन्न विभिन्नताएं वंशागत हो सकती हैं। लैंगिक जनन वाले जीवों में एक लक्षण के जीन के दो प्रतिरूप होते हैं जिन्हें प्रभावी या अप्रभावी कहते हैं। विभिन्न लक्षण किसी जीव में स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं। मानव में संतान का लिंग पिता से मिलने वाले गुणसूत्र पर निर्भर करता है, X अथवा Y। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा की दृष्टि से मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं? क्योंकि उसने प्रयोग किया। मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं? और मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? और भी प्रश्न मैं बता देता हूँ। देखो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मेंडल के तीनों नियम है, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र व्यूहन का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र व्यूहन का नियम। ये तीनों, प्रभाविता का नियम अलग से लिखने के लिए आ सकता है, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र व्यूहन का नियम भी अलग अलग से भी आ सकते हैं, तीनों एक साथ भी आ सकते हैं। तो इन तीनों को आप लोग जरूर याद करें। प्रभाविता का नियम, जैसे कि अभी लंबा पौधा और बौना पौधा आप लोग देख रहे थे, तो लंबापन जो था वो पहले प्रभावी हो रहा था पहली पीढ़ी में, जो कि प्रभावी लक्षण था, और बौना नहीं प्रभावी कर रहा था, इसलिए वो अप्रभावी लक्षण रहता है पहली पीढ़ी में। ठीक, लेकिन जब स्वतंत्र व्यूहन का नियम में ये बताया गया कि जब दो मतलब एक बार गोल पीले और हरे झुर्रीदार बीजों में संकरण कराया गया तो सभी गोल लंबे रहे, मतलब प्रभावी रहे। लेकिन अगली बार जब उनमें संकरण कराया गया तो फिर क्या हुआ कि गोल वाला जो था, मतलब पीला रंग हरे के साथ भी जा रहा था झुर्रीदार के साथ, और हरा वाला पीले के गोल के साथ भी आ रहा था। तो इसको हम लोग स्वतंत्र व्यूहन का नियम कहते हैं। और पृथक्करण का भी नियम आप लोग पढ़ लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।